बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियोज़ का मौसम है, वीडियोज़ का मौसम है। इन ऑडियोज़ ने तहलका मचाया हुआ है। मैदान से लेके ऐवान से लेके अदालत तक ये सारा का सारा मामला चल रहा है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। साकिब निसार साहब की ऑडियो का मामला तो अपनी तरफ, लेकिन आपको याद है कि साकिब निसार साहब के हवाले से साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की एक स्टोरी शाया हुई दी न्यूज़ में, अंसार अब्बासी साहब ने शाया की, जिसका खुलासा ये था कि राना शमीम साहब ये कह रहे हैं कि मेरे सामने साकिब निसार साहब ने एक मुअज़्ज़िज़ जज को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि हमने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ, यानी आपने ये होने देना और ये नहीं होने देना। वो सारी दास्तान तो आप सुन चुके हैं। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि ये केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का, कि भाई मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस बयान हलफी के ज़रिए या इस खबर के ज़रिए तो अदालत का वक़ार, तशख़्ख़ुस, एतमाद, ज़ाहिर अल्फाज मेरे खुलासा है उनकी बातचीत का, उसका वक़ार मजरू हो रहा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। उस ग्रुप के एडिटर मीर शकील रहमान साहब, फिर अंसार अब्बासी साहब, फिर आमिर गौरी साहब और राना शमीम साहब, ये सारा मामला चला। उनके बेटे थे, जैसे मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, उनके बेटे थे अहमद हसन नाना साहब, वो उनके वकील भी थे, वो अपीयर हुए पहली समात पे। दूसरी तारीख मिली, आज पहली तारीख थी कि जब मुअज़्ज़िज़ जज साहब खुद पेश हो गए अदालत में और उन्होंने कहा, जिसके बारे में उनके बेटे ने ये कहा कि उनका असल मतलब ये था, तो मैं ताकि बात रिपीट ना हो, मैं कहता हूँ कि उनके बेटे के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये कहा कि भाई जो बयान हलफी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में शाया हुआ है, मुझे उसका कुछ नहीं पता। यानी उनके बेटे ने कहा कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने कोई बयान हलफी नहीं दिया, वो ये नहीं कह रहे, वो अपने बयान हलफी से दस्तबरदार नहीं हो गए या अपने बयान हलफी से उन्होंने लाइल्मी जाहिर नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि इस स्टोरी में जो बयान हलफी शाया हुआ है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी। ये उनके बेटे ने ये कहा। इस सब ने बहुत सारे मज़ेदार सवालात को जन्म दिया है, जिस पर बात करने के लिए उनके साबका लॉयर और उनके बेटे अहमद हसन नाना साहब हमारे साथ हैं वाया सैटेलाइट कनेक्शन। और चूंकि आप उनको ज़ाहिर देख चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स में, जो बातें हम उनसे कोशिश करेंगे बात उससे आगे बढ़ाएं, चीज़ों की रिपीटेशन ना हो, तकरार ना हो। अहमद हसन नाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू। पहले आपको मैं करेक्ट कर दूं, मैं साबका लॉयर नहीं, अभी भी पार्ट ऑफ द लीगल टीम। लेकिन वो उन्होंने जो क्या कहते हैं फ्रंट सीट है वो लतीफ आफरीदी साहब को दे दी ना, आपको जरा सा पीछे लिया, ये कहना तो जी जी, वो सीनियर, आपको पता है वकालत में जो सीनियर लॉयर होता है वो ही लीड करता है। तो ये मतलब आफ्टर थॉट था, बिकॉज पहली समात पे तो आप गए थे, उसके बाद लतीफ आफरीदी साहब को दिया गया। नहीं देखिए, पहली उस पे तो मैं डेट लेने गया था ना जी, और आपने यू सक्सेसफुली मैनेज टू अचीव द टारगेट डेट लेना, तो फिर क्यों आपको जरा पीछे ले आया, लतीफ आफरीदी साहब को आगे ले आया? नहीं देखें जी, लीगल एथिक्स में ये बड़े नॉर्मल सी बात है कि जब पर्सनल मैटर होता है तो उसमें लॉयर्स खुद नहीं अपीयर होते, और ना अपने फादर के केस में, तो वो बेहतर है कि एक प्राइवेट काउंसिल अपीयर हुए। और लतीफ अफरीदी साहब बहुत सीनियर काउंसिल है, मेरे वालिद साहब से भी सीनियर है। तो अब आप अपीयर नहीं होंगे इस केस में? नहीं, मैं साथ अपीयर होऊंगा जी, बिल्कुल होऊंगा इंशाल्लाह। लीगल एथिक्स का आप कह रहे हैं जी, तो आप कह रहे हैं लीगल एथिक्स में आप पर्सनल उसमें अपीयर नहीं होते? नहीं, मैं लीगल टीम में तो अपीयर हो सकता ना, तो वो अगर नहीं होंगे लतीफ अफरीदी साहब तो मुझे शायद आर्ग्यू भी करना पड़ जाए। ठीक है, अच्छा सर, अगर किसी कोर्ट में बिजी हुए। सही है। अच्छा, एक तो ये बता दें कि आपकी फिर वालिद साहब से आज की समात के बाद हुई है बात कि उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं इस स्टोरी से ला इल्म या स्टोरी को मैंने नहीं पढ़ी, इस हवाले से उन्होंने मजीद को डिटेल्स आपको बताई हैं? नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे जो कोर्ट से पता चला ये सब कुछ हुआ आज। ठीक है। अच्छा सर, आपने अपने वालिद साहब का एफिडेविट आपने तो पढ़ा है, जाहिर सी बात है। जी, जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है वही मैंने पढ़ा। बिल्कुल सही। और आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी पढ़ी है, आई एम श्योर? जी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी लेकिन उसको स्किम थ्रू करके पढ़ा था। ठीक है, तो अब चूंकि मैं अगर आपसे कहूँगा कि राना शमीम साहब का क्या मौके पे, तो शायद आप जवाब में कहें कि भाई वो राना शमीम साहब से पूछें। तो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि देखिए ये एफिडेविट मेरे सामने है आपके वालिद साहब का, और ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी मेरे सामने है। तो इस स्टोरी में एफिडेविट के हवाले से जो अल्फाज लिखे गए हैं, मिनो अन यानी कि पैराग्राफ वाइज पहला जुमला आखिरी जुमला एग्जैक्टली वही चीजें इस बयान हलफी में हैं। मैंने पूरा पढ़ा है, आपने भी स्कैन किया है, तो इसका मतलब अभी वालिद साहब की राय को ठीक है अभी रहने देते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस स्टोरी में जो बयान हलफी लिखा गया है वो मिनो वन वही है जो एफिडेविट में है।
तो इसका मतलब ये अंसार अब्बासी साहब की फिर स्टोरी तो ठीक हुई ना? तो देखिए, मैं ठीक और सही तो नहीं बता सकता, वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंटेंट्स हैं एफिडेविट के, वी आर स्टैंडिंग बाय देम। करेक्ट। और जिस एफिडेविट के कंटेंट पे आप कह रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग बाय देम, एग्जैक्टली वही लिखा है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में। इससे भी आप एग्री करते हैं ना? मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पड़ी है तो बिल्कुल आप सही है, क्योंकि मैं अभी आपके यहाँ नहीं साथ देख सकता। अगर आप कह रहे हैं वो मनोमन लिखा है तो बिल्कुल वही होएगा जी। जी हाँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहाँ जो जो कोट अनकोट करके बयान हलफी लिखा है, एग्जैक्टली वही असल बयान हलफी में है। ये वही बयान हलफी है जो कि आपने काशिफ साहब के प्रोग्राम में पढ़ के भी सुनाया है। तो इस बुनियाद पर अगर आप मेरी बात को एक लम्हे को यकीन कर सकें तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि अगर वसीम बदामी जो कह रहा है वैसा ही है और वाकई कंटेंट सेम है, जो कि बड़े यकीन से मैं कह रहा हूं कि है, तो फिर जिस तरह यू स्टैंड बाय दिस एफिडेविट, इसी तरीके से यू स्टैंड बाय दिस स्टोरी, यानी स्टोरी के कंटेंट से भी आप डिसएग्री नहीं करते। वसीम साहब, आप मोमिन और मुसलमान हैं, आई बिलीव यू। थैंक यू सर। तो इसका मतलब फिर आप इस स्टोरी के कंटेंट से फिर एग्री करते हैं, इसका मतलब ना, क्योंकि इसमें यही लिखा है। नहीं, देखें, वो तो कंटेंट्स, ऑब्वियसली स्टोरी तो ये होती है ना कि उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे भी पूछा और मैंने साकिब निसार से भी पूछा, तो वहां तक तो बात सही है, उन्होंने बिल्कुल दोनों से पूछा और कंटेंट भी सेम है। अच्छा, अभी चले पूछने वाली बात पे आ जाते हैं कि यहाँ जब अंसार साहब लिखते हैं कि जनाब मैंने, यानी स्टोरी मिसाल के तौर पे अगर स्टोरी 15 नवंबर को छपी है तो मैंने 14 नवंबर को मुअज़्ज़िज़ जज साहब से पूछा, राना शमीम साहब से, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ ये मेरा ही बयान हलफी है। इस पार्ट से आप एग्री करते हैं स्टोरी के? नहीं, देखें, अब ये तो मुझे सामने मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, आप या तो पढ़ दें तो मैं उसे कह सकता हूं कि जी वो तो बेहतर अंसार अब्बासी साहब ही बताए, मैं क्या बता सकता हूं उन्होंने कब इंटरव्यू लिए है कब नहीं लिया। नहीं, अंसार साहब की बात, अंसार साहब से तो मेरी बात हो चुकी, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसा ही है। स्टोरी छपी है मंडे को, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताया था, वो कह रहे हैं कि मैंने संडे को बात की राना शमीम साहब से, जिन्होंने इनिशियली मुझे कंफर्म किया कि ये कंटेंट जो है वो एफिडेविट का ये बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने पूरी डिटेल्स भी लिखी हैं कि किस तरीके से कंफर्म किया। पहले व्हाट्सएप में बात हुई, फिर एसएमएस में बात हुई, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा ये जो मैंने आपको बताया। तो फिर आप इससे भी एग्री करते हैं या मैं पढ़ दूं ये? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल बोला, क्योंकि ये तो उन्होंने बोला है अपने जवाब में भी लिखा है अंसार अब्बासी साहब ने कि मैंने दोनों जज साहिबान से पहले पूछा है, तो उन्होंने कहा मैं एंडोर्स करता हूं, और दूसरे ने कहा कि नहीं जी मैं इसको टोटली डिनाई करता हूं, साकिब निसार साहब ने कहा। जी, तो आपके वालिद साहब ने तो आज अदालत में ये कहा कि मुझसे अंसार अब्बासी साहब ने खबर छपने के बाद कंफर्मेशन मांगी है, जबकि अंसार अब्बासी साहब का दावा है और तारीख के साथ वो लिख रहे हैं कि मैंने पहले मांगे। फिर आपने मुझसे सवाल किया था, एक तो आपको मासूमाना सवाल आपके बड़े डेंजरस होते हैं ना, तो मैंने तो आपको यही कहा कि मुझे तो नहीं पता किस डेट को वो इंटरव्यू हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब सर ये ठीक है, मैं खाली इसमें मेरी बात सुन लीजिए, ये कोई सवाल नहीं है, आप चाहें तो इस पर कमेंट कर दें कि अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरी जिस तरह मेरी आपसे आज व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हुई है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो वो ये कहते हैं मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड है जो कि तारीख के साथ मौजूद है, जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने स्टोरी छपने के बाद नहीं, जो कि राना शमीम साहब कह रहे हैं, बल्कि स्टोरी छपने से पहले राना शमीम साहब से कंफर्मेशन मांगी और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी कि हाँ यही मेरा बयान हलफी है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे वाले साहब ने मुझसे डिस्कस नहीं किया, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि आपके वालिद साहब ने आज ये भी कहा ना अदालत में, और एक से ज्यादा मरतबा कहा कि वो जो, क्योंकि इस तरह मैं चाह रहा हूँ जो बातें हम कर चुके हैं उनको रिपीट ना करें, तो ये तो आप कह चुके हैं काशिफ साहब। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट पे, मैं आपको बता दूं वसीम कि मुझे वालिद साहब ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप बाहर जाएं, लतीफ़ अफरीदी साहब को लेके आएं, और जब मैं बाहर खड़ा था मुझे बाहर आपकी एयरवाई के ही रिपोर्टर ने बताया कि जी आपके वालिद साहब ने तो आपको चेंज कर दिया। मैंने कहा चेंज तो नहीं किया, लेकिन सीनियर काउंसिल जो है वो लतीफ़ अफरीदी साहब है, मैं उन्हीं के इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं अंदर तो केस भी आपका खत्म हो गया, तो इसलिए आप अदालत की कार्रवाई में नहीं आ सकते। ठीक है, मुझे नहीं पता कोर्ट रूम में क्या। जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, इफ यू कैन ट्रस्ट मी, कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा बयान हलफी है ये लंदन में लॉकर में पड़ा है, और मुझे नहीं मालूम कि रिपोर्टर तक कैसे पहुंच गया, मैंने नहीं दिया अंसार अब्बासी को, अंसार अब्बासी साहब को। तो उन्होंने कहा कि उस लॉकर की तो चाबी मेरे बेटे के पास थी, तो जाहिर मेरे पोते के पास, बेटे तो आप हैं, मेरे पोते के पास थी,
तो आपके साहबजादे पोते नहीं, उन्होंने बोला ग्रैंडसन। आप जी, तो वो किसके ग्रैंडसन में नवासा भी आता है। तो वो उनके नवासे के पास, आप बता दें नवासे के पास थी या पोते के पास थी वजह? जी जी, मेरा नवासा उधर बारेट लॉक कर रहा है, मुझे नहीं इल्म है कि अगर उसके पास चाबी है कि नहीं, ये वही बता सकते हैं जी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब ये सर इसमें ये बता दें कि ये सारी कार्रवाई जिस सम जा रही है, आपको क्या लगता है इसका क्या मंतकी अंजाम होगा? इसका जी वही जो आपने देखा है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने कल वो फाइल कर दी एक पिटिशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ऑडियो लीक्स पे जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उसका सच का सच, झूठ का झूठ, उसको करके एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये मीडिया ट्रायल से तो कुछ नहीं होएगा। सही है। और ये आज वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपने खुद बताया अपने वालिद साहब की पार्टी एफिलिएशन के हवाले से, तो नून लीग के रहनुमाओं को तो बड़ी आदत है, अदालत आते हैं हर दूसरे दिन। सॉरी, कुड यू कम? आपने अपने वालिद साहब, कुड यू कम अगेन प्लीज, मुझे सवाल नहीं समझा। श्योर सर। आपने अपने वालिद साहब की सियासी वाबस्तगी के हवाले से बताया था, तो आज उस सियासी जमात का कोई बंदा नहीं आया उस समात में, उस पर आपको हैरत हुई, अफसोस हुआ? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप को इससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दी है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमने उनके मुफाद के लिए किए। अब तो ये डिस्कनेक्शन अच्छी बात है कि जी उन्होंने शो कर दिया कि उनका कोई नहीं, ये जुडिशरी का मामला है, लेट द जुडिशरी डिसाइड। ओके। और ये आपका वैसे आपके इल्म है, यानी आपका बराह रास्त कोई राब्ता हुआ है नून लीग से किसी भी, मतलब किसी आला सतह पे, आपके वालिद साहब का इस सब के बाद? नो, मेरे से किसी का नहीं हुआ जी। नहीं। और सर एक सवाल है, चूंकि ज़ाहिर आपका लीगल बैकग्राउंड है, तो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त ज़ाहिर केस सबको पता है, जो उनके यूके में रहने के हवाले से और जो उनके वीज़ा के मसाइल और वो सारा है, तो उस सब को, यानी इस केस को अगर नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस से मुताल्लिक जो है वो एक साबिक चीफ जज ये कह रहा है, इस केस को प्ली बनाते हैं, अगर वो अपने लंदन में क़याम के जवाज़ के तौर पे या वीज़ा के तौर पे या वीज़ा में तोसी के लिए या सियासी पनाह के लिए, तो उनको ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है आपके ख्याल में? देखिए वसीम बदामी साहब, आप मुझसे आप लॉयर की तरह सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं एक एज अ लॉयर अगर नवाज शरीफ साहब को एडवाइस करूंगा तो वो ये होएगा कि इसको प्लीज़ यूज़ करें, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ही डिज़र्व सम प्रोटोकॉल्स, उनके खिलाफ आप बिल्कुल प्रोसीडिंग्स चलाएं, उनको नहीं ला के भी कोई मसला नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनकी, जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, अगर वो वहाँ रह लेंगे तो ये शोर शराबा ख़त्म करें, केस को कंक्लूड करवाएं स्टेट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नवाज, आपको केस के कंक्लूजन से है कि नवाज शरीफ के आने से मतलब है? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ एज अ लॉयर, आपके नवाज शरीफ साहब, आपकी लीगल एडवाइस पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ नवाज शरीफ साहब को सियासी पनाह लंदन में मिलने के या उनको वीज़ा मिलने के लिए काम आ सकती है, अगर वो काम आ सकती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग केस। अच्छा, अगर वो इसी बयान हलफी को बुनियाद बनाए कि देखिए जी एक साबिक चीफ जज कह रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस ने ये किया था, प्लस ऑडियो जो आ गई है, ऑडियो लीक भी आ गई, और आपके ख्याल में उनको ऐसा करना चाहिए? लीगल एडवाइस आपकी है कि उनको करना चाहिए? जी, मैं उनका लॉयर हूंगा तो मैं उनको ये एडवाइस। और आपको इत्तला है कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझसे उन्होंने कोई एडवाइस नहीं दी। ये वैसे ये जो ऑडियो आई है, इसके बारे में आपको इल्म था कोई, साकिब निसार साहब जो ऑडियो? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं था, बस मैंने सुना था कि पीएमएल लोन के कुछ उज़राओं ने कहा था कि जी हमारे पास एविडेंस है, ऑडियो भी और वीडियो भी। तो अभी आपको पीएमएल के वो लोग क्या कह रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं कहा था, टीवी के थ्रू मैंने सुना था, थ्रू मीडिया। ओके। अच्छा, और सर ये आपके वालिद साहब के हवाले से जो एक और जो बात होती है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर हैं और जिसके एवज वो एक माहाना भारी फीस भी वसूल करते हैं, इज दैट करेक्ट? आपने अगर चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम देखा तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि ही इज़ बीइंग पेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसको मैं उर्दू में बड़े आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि उनको वही तनख्वाह मिल रही जो इनसे पहले 4 और वाइस चांसलर्स को मिलती थी। और सर ये मैं अपनी मालूमात कर रहा हूँ, ये इदारा कहाँ है जिसके वाइस चांसलर है? जी, ये अदारा आपने पीएसओ पेट्रोल पंप जो ऑफिस है, शहर पूछ रहा हूँ, ग्लास टावर वाला, उसके पीछे, कराची। वालिद साहब कहाँ रहते हैं आप?
कराची भी रहते हैं, उन्होंने वहाँ किराए पे घर लिया हुआ है और अभी उन्होंने पंजाब हाउस में शिफ्ट होकर क्योंकि अकोमोडेशन चेंज कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग उसमें रह रहे हैं, जैसे ही उनको मिलेगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी पंजाब हाउस में रह रहे हैं आपके वाले साहब? मेरे ख्याल से जो मुझे पता चला था कि जी वहाँ पंजाब हाउस में रह रहे हैं, जो मुझे बताया था। नहीं तो यहाँ इस इदारे में बाकायदगी से जाते हैं वाले साहब आपके? ये तो आपने पता नहीं कराया यार। सर आपसे पूछ रहा हूँ ना, लोग तो पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं ना, मैंने कहा आपसे ज़ाहिर क्रेडिबल बात आप बताएं। अगर मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ कि मैं बोल दूं कि वो जाते हैं, तो फिर तो मेरी आप अथॉरिटी बहुत बड़ी बता रहे, मैं किसी इदारे का मालिक थोड़ी हूँ। आप जाए वहाँ रेकी करें, साहबजादे सर साहबजादे हैं ना आप, मतलब जाहिर एक बेटे से उनके वालिद, बेशक वो साथ रहते हो ना रहते हो, लेकिन साहबजादा हूँ, उनका कोई वालिद साहब नहीं हूँ कि जी आप आपके वालिद साहब हैं, गए थे कि नहीं गए थे, नहीं मुझे फोन करके वो पूछ सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक दफा गए थे 10 साल में, यानी मैं कह रहा हूँ जाहिर अगर एक इदारे के वाइस चांसलर हैं और वो जरा मतलब बताते हैं कि 2.9 मिलियन सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं वहां से 29 लाख रुपए, तो वहाँ रेगुलरली जाते होंगे ना, तकरीबन रोजाना जाते होंगे। वसीम बदामी साहब, मैं उनकी सैलरी भी बता देता हूँ, मैं उनकी सैलरी भी बता देता हूँ, 2.9 मिलियन, 17 लाख विदाउट टैक्स, टैक्स कटने के बाद वो 12 लाख तक रह जाती है। और उनकी जो जूम मीटिंग्स हैं और जो उन्होंने सखर हैदराबाद के विजिट्स लगाए हैं वो न्यूमरस हैं। ड्यूरिंग कोविड he regularly attended meetings for hours and hours, at times for 3-4 hours, और इस उम्र में रेगुलरली फोन पे वो ये सारा काम करते थे। जब कोविड में उनको मना किया था कि आपने बिल्डिंग में नहीं आना क्योंकि ही वाज ओवर 60। ओके तो अभी लोग उनको अलेज कर रहे हैं कि जी अल्लाह माफ कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं कि वो अटेंड नहीं करते थे। कोविड में किसने अटेंड किया है जी काम? ठीक है, वरना उससे पहले यूनिवर्सिटी के इदारों में, मुझे आप बता दें। वरना उससे पहले आप कह रहे हैं बाकायदगी से वो जाते थे। अच्छा, और सर ये भी बताइए, क्योंकि अगेन मैं चाह रहा हूँ कि आप जी उससे पहले तो मेरे ख्याल से कोविड से पहले तो 1 महीना उन्होंने काम किया, स्टार्ट किया था। सही है, या 2-3 महीने। अच्छा, और ये जब एक तो मैं मतलब ताज़ीर भी करना चाहता हूँ, आपकी फैमिली बड़े पर्सनल लॉस से गुजरी है रिसेंटली। आपके वालिद साहब के भाई का इंतकाल हुआ, फिर उनकी ज़ौजा का भी उससे पहले इंतकाल हो चुका है। तो लेकिन जब ये सर हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या, तो ये उन भाई का इंतकाल पाकिस्तान में हुआ, वालिद साहब के भाई का इंतकाल? जी उनका इंतकाल पाकिस्तान। और वालिद साहब उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे जब ये हुआ? वहाँ थे जी, बिल्कुल। तो उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आए, बल्कि उसके बाद वो लंदन गए और ये बयान हलफी दिया और उसके बाद पाकिस्तान आए, ऐसा ही तरतीब यही है वाक़या? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि जी मैं जनाजे पे नहीं पहुंच सकूंगा और मैंने अपने नवासे से भी मिलने जाना है, तो मैं वहाँ से मिलता हुआ, क्योंकि उनकी फ़्लाइट आपको पता है लंदन से ही यूजुअली होती है, तो लंदन से ही फ़्लाइट थी, तो फिर उन्होंने 2 दिन रेस्ट किया और वहाँ से वो फिर कराची आ गए वापस। तो अगर इस पर अगर कुछ लोग हैरत का इजहार करें कि देखिए, क्योंकि लंदन जाके उन्होंने ज़ाहिर है जो एक बड़ा काम किया वो ये बयान हलफी लंदन में जाके दिया है, तो मतलब कि वो यहाँ पर ज़ाहिर इतना, और ज़ाहिर है पर्सनल मैटर है तो उनकी चॉइस है। मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ये करे कि यार ये बयान हलफी यानी को उसको उनको इतनी अहमियत दी कि ही चोज़ के वो इन हालात में भी पहले लंदन जाए, वहाँ बयान हलफी ने रिकॉर्ड कराया, नोटराइज करवाया किसी से भी, और फिर वापस आए, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत देना समझा ना इस बयान हलफी। मुझे तो लगता है सच बोलने की हमें सच बोलने की सजा दी जा रही कि आपने सच क्यों बोला। नहीं, ये वाली बात तो वैसे भी जाहिर है, ये सब ये तो कहाँ छुप सकती थी कि वो कब लंदन में थे, कब अमेरिका में थे, कब इंतकाल हुआ। वसीम बदामी साहब, सच इंग्लैंड में बोला जाए, टोबा टेक्सिंग में बोला जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बट उन्होंने एक ऐसे मौके पे कि जब वो इतने एक पर्सनल एक ग्रीफ से गुजर रहे थे, तब भी उन्होंने यानी इस बात को तरजीह दी, और उन्होंने जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने जनाजा मिस किया और सारा कुछ, तो मतलब इसका मतलब ये कि फिर बहुत ज़्यादा अहमियत दी ना उन्होंने इस बयान हलफी को। ऑफ कोर्स शायद वो मेरे वालिद साहब है, उन्होंने कहा थोड़ी सी हेडलाइन ही बनेगी इंग्लैंड, क्योंकि चीचा वतनी में एग्जीक्यूट करते तो आप लोगों के लिए हेडलाइन ना बनती ना, सेंसेशनल न्यूज़ ना बनती। नहीं बन जाती साहब, एक चीफ जस्ट तो यहाँ बैठ के भी बयान हलफी देते तो वो हेडलाइन तो बनी जाती है मेरा ख्याल है। फिर भी तो यार आप कंटेंट्स पे बात करें, क्या बात करनी है, किधर एग्जीक्यूट हो? नहीं, और अच्छा, और आपको ये इस सब के बाद कुछ आपको दोस्तों ने नून लीग या किसी ने कोई मीडिया वगैरह में जाने से रोका उसके बाद, जब आपने इस पे कुछ इंटरव्यूज वगैरह दे दिए उसके बाद? नहीं जी, मुझे किसी ने, मैं अभी भी, आपने फ़ोन किया डायरेक्ट, मैंने आपसे बात कर ली। अच्छा ओके, और ये जो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था ना जो घर से मुतालिक, वो इसलिए पूछा था कि जनाब वो दफ्तर जाते हैं या नहीं, वो इसलिए कि ये कहा गया कि जनाब उन्होंने अपने जो घर को ही दफ्तर डिक्लेयर किया हुआ था, घर को दफ्तर,
बनाया हुआ था और वो वहाँ नहीं जाते उस इदारे में। ये मैंने इस सवाल की मैं बुनियाद आपको ये थी। बताता हूँ, उनको कोविड में मना था कि यूनिवर्सिटी में नहीं आना, तो उन्होंने अपना ऑफिस, घर का जो फ्लैट था वहाँ उन्होंने लिया हुआ था किराए पे, उसका एक रूम को ऑफिस बना दिया हुआ था कि सारी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो सारा आपको था डिसइंफेक्ट होना होता था, तो वहाँ सारी डिसइंफेक्ट होके वहाँ आती थी फाइल्स, फिर वो उसको साइन करते थे। ठीक है, तो अभी आपने पहले बताया आपके वालिद साहब से ताल्लुक़ और वरना सारा कुछ, अभी आपका ताल्लुक़ ठीक है, अच्छा है? आपने पहले जो किसी वाले से बड़ी बात की थी, बताया था। देखिए, मेरे वालिद साहब मेरे साथ ना बड़ा रिजर्व रिलेशनशिप है, दोस्ती भी है, लेकिन गुस्सा भी बहुत है उनको, तो वो कोई पता नहीं चलता किस वक्त डांट देते हैं। आज इस केस के बाद आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं थोड़ा दूर दूर ही रहा हूँ, मैं अपने कामों में बिजी रहा हूँ और आप लोगों के साथ बिजी रहा हूँ। ठीक है, तो सर अब अगली समाअत में हम ये तो एक्सपेक्ट करें कि इसका मतलब वो अपना वो जो एफिडेविट है वो जमा करवा रहे हैं, क्योंकि अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर देन इट वुड रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। तो फिर ये फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगली समाअत में, इसका मतलब जमा कराना जरूरी है, उसकी ट्रू कॉपी हम जमा करा देंगे। तो बस फिर मंगवा रहे हैं लंदन से उस बयान हलफी को लॉकर से निकाल के? जी, ट्रू कॉपी तो आ जाएगी इंशाल्लाह। आपको पर्सनली हैरत हुई जब वालिद साहब ने ये कहा कि भाई मतलब मैंने नहीं दिया है ये बयान हलफी रिपोर्टर को, और मैंने तो मतलब मुझसे तो पूछा भी रिपोर्टर ने जब उसके छपने के बाद है, और मुझे नहीं पता, और मैंने स्टोरी भी नहीं पढ़ी है। नहीं, देखें, ये चीज़ें तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे डिस्कस ही नहीं की, इसलिए मैं कुछ इस पर बात ही नहीं कर सकता। वसीम बदामी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, ये इस सारे से मुतालिक आपकी वालिद साहब से कोई बात नहीं हुई कि ये बयान हलफी, लेकिन अब आप वो मुझसे बड़ी कम बात करते हैं केस के मुतालिक। चलें, आप फिर अपने ज़रा ताल्लुकात भी बेहतर करें, क्योंकि आप वो अहले खाना से आप काशिफ साहब के शो में बता रहे थे 42 साल में तो नहीं हो सके, अगर दुआ करें, अगर आगे हो गए तो इंशाल्लाह शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ख्याल है ये मामला दुआओं पर ही चला गया, अब दुआ से अगर हो तो हो जाए, वरना जाहिर है चल मेरा कसम से मामला दुआओं पे ही चल रहा है, और हर मामला दुआओं पे ही चलता है जिंदगी भर। ठीक है, क्योंकि आप कभी अपनी वो अहलिया आपके हवाले से बता रहे होते हैं कि वो नाराज़, कभी वाले साहब के हवाले से सब नाराज़ चल रहे हैं सारे। देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह का बंदा हूँ कि जिससे यूजुअली लोग नाराज़ ही रहते हैं, इसलिए मेरे वालिद साहब मुझे कोर्ट पे भी साथ लेके नहीं चलते। वो हम लोग दोनों अलग अलग गाड़ी में जाते हैं, आज भी हम अलग गाड़ी में गए थे। एक ही जगह जाना था लेकिन अलग अलग गाड़ियों में गए। अच्छा, एक ही जगह अलग अलग, यानी एक घर से दो लोग निकल रहे हैं, वो अलग अलग गाड़ियों में बैठ के एक ही जगह जा रहे हैं, फिर वापस अलग अलग गाड़ियों में वापस आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे शौक नहीं कि वहां तक डांट खाता रहूं यार, बहुत लंबा रास्ता है मेरे। किस बात पे डांटते हैं आप? 15 मिनट तक, यानी क्या, क्यों डांट रहे हैं? वो उनको किसी चीज पे भी गुस्सा आता है, वो मुझे डांट देते हैं। और आपकी अपनी अहलिया से नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, उनके साथ तो मैं नाराजगी एक दिन से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वही अक्सर का मेरे और वालिद साहब के बीच में मीडिएटर होती है। वो आपको उस दिन मौका नहीं मिला? इजाजत लेके आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ गुनगुना दें उनके लिए, आपने क्या गुनगुनाना था जिसका आपको मौका नहीं मिला? नहीं, मैंने गुनगुनाना नहीं था, मैंने नहीं, गाना क्या सुनाना क्या था। डेडिकेट, मेरी आवाज में जितनी बेस है। नहीं, मैं गुनगुनाने का तो कह भी नहीं रहा। जी, वो गाना था जी, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊं, कबीर सिंह का गाना। अच्छा, आपने ये उनके लिए कहना, ठीक, सही। बहुत शुक्रिया आपका अहमद हसन राना साहब, जो कि बता रहे हैं कि भाई मैं अलग गाड़ियों में निकल रहे हैं घर से, एक ही घर से निकल रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, फिर एक ही जगह पहुंच रहे हैं, फिर दोबारा अलग अलग गाड़ियों में वापस आ रहे हैं। वाले साहब नाराज़ हैं, बेगम नाराज़ होती हैं लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं। गाना उनको ये वाला सुनाना था, केस के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये अब इससे आपने जो भी इससे अखज़ किया हो। एक हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ज़रा एक दूसरे मौजू जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम मौजू है, मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर देखिएगा। वो ये है कि ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि कोरोना से हम सब, पूरी दुनिया किस तरीके से मुतासिर है, और अब हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना की एक नई किस्म है जो कि किस अंदाज से मुतासिर कर रही है, और किस तरीके से हम सब दोबारा से डर गए हैं कि अब ये एक नया वेरिएंट, ये कोई पहले से ज़्यादा, अल्लाह ना करे तबाही ना ले आए या बड़े बड़े मामला ना हो जाए। चूँकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, किसी एक मुल्क की सरहद तक तो महदूद नहीं है, पूरी दुनिया का ये मामला है। तो इसमें ज़ाहिर है किसी भी और मैटर की तरह इस मैटर में भी दुनिया के जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं वो बाकी ममालिक को मदद करते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस सिलसिले में, और आप सब जानते हैं कि इससे मुख्तलिफ एहतियात सजेस्ट की जाती है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी एहतियात जो सजेस्ट की जाती है वो है कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इमदाद दी है, कितनी वैक्सीन्स दी हैं, उससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, सारा कुछ हमने ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आलमी सतह पर इसको कितना संजीदा लिया गया है बड़े ममालिक की तरफ से। हमने कुछ गुफ्तगू की कौंसल जनरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसी मुनासबत से आज दिन के इब्तदाई हिस्से में। आप वो देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड-19 ज़ाहिर है अगर ये कहा जाए कि इस वक्त दुनिया को हालिया तारीख़ में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा दरपेश था और है और अल्लाह जाने कब तक रहेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोविड-19 है। अब ये भी एक हकीकत है कि ये कोरोना कहीं जा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि इसका कब ख़ात्मा होगा। ये हर दूसरे दिन, हर तीसरे महीना किसी न किसी नई शक्ल में, किसी न किसी नए नाम से सामने आ रहा है। तो अब जो हमारे बस में है, जो इंसानों के बस में है, जो हुकूमतों के बस में है, जो रियासतों के बस में है, वो है कि इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इससे लड़ा कैसे जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। उसमें ज़ाहिर है एहतियात है, सबसे पहली चीज़ मास्क लगाना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है वो, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि कल आप देख रहे होंगे कि असद उमर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान का जो मुताल्लिका इदारा है NCOC, उसके सरबराह ने, कि इसके बचाव का एक ही तरीका है, या अगर मैं अपनी ज़बान में कह लूँ तो इसके बचाव के 3 तरीके हैं, वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हमारे हाथ में हो। और ये डेटा प्रूफ करता है, आप बेशक आप अपनी तसल्ली के लिए खुद जाकर भी अगर आप चेक करना चाहें या मुताल्लिका इदारों से पूछना चाहें कि इस वक्त जिन भी अस्पतालों के मरीज़ भरे पड़े हैं कोविड पेशेंट से, उनमें अक्सरियत की तादाद उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो डेटा बता रहा है पूरी दुनिया में कि जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो अपने आप को बहुत महफूज कर लेते हैं। मैं आज यहाँ पर कराची के इस मकामी अस्पताल में मौजूद हूँ और ज़ाहिर है कोरोना चूँकि एक आलमी एक फिनोमेना है, तो उससे निमटने के लिए भी दुनिया के तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इसी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। मैं इस वक्त यहाँ पर इस मकामी अस्पताल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौंसल जनरल मार्क स्ट्रॉ मेरे साथ मौजूद हैं, ताकि हम उनसे ये जान सकें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस ज़मीन में पाकिस्तान को क्या दिया है, कितनी वैक्सीन की डोनेशन दी है और प्रिसाइसली क्या किया है इस आलमी, चूँकि ग्लोबल चैलेंज है, ये किसी एक मुल्क का मामला तो है नहीं। और ज़ाहिर है ऐसी तमाम तर चीज़ों में आप सुनते होंगे वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे होते हैं कि जनाब बड़े ममालिक को आगे आना चाहिए और बाकी ममालिक को हेल्प करनी चाहिए। तो हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अब तक क्या किया है और क्या नंबर्स हैं और सारा कुछ। सो ज़ाहिर है इनसे बात करने के लिए मुझे अंग्रेज़ी का सहारा लेना होगा। सो टुडे इन दिस सेगमेंट वी हैव एज आवर गेस्ट US Consul General Mark Strock. Thank you very much for joining us. Pleasure. How are you? Fantastic. Good. And how is the experience in Pakistan going as a Consul General? Experience in Pakistan is fascinating. It's my second time here, and I'm excited to be back. You find the people here Incredibly warm, incredibly hospitable, incredibly responsive. Absolutely. Great. And then if you can tell us about this like vaccination awareness program. So to start with, if I can exactly ask you that what exactly have you done precisely in the province of Sindh regarding this vaccination donation program? Absolutely. Well, obviously, the COVID challenge is one that affects every nation on the world. Yeah. And from the minute I got here, I made it a top priority of myself and the consulate to do everything we could to support the anti-COVID efforts of primarily Sindh Minister of Health, but also in Baluchistan as well. So my arrival coincided with a very large tranche of vaccine donations from the people of the United States around the world, and particularly here in Pakistan. So to date, the US government has provided to Pakistan for free over 25 million vaccine doses of Pfizer and Moderna vaccine. Okay. This is the largest donation to any country in the world. Oh, really? And what we're doing here in Sindh in particular is working with Sindh Minister of Health, with the medical professionals and opinion leaders to raise awareness about two things. Number one, the work that the US and Pakistan are doing together to provide these life-saving vaccines. And secondly, to challenge vaccine hesitancy and make sure that every member of every community in Sindh has accurate information and knows that these vaccines that are being provided are safe, healthy, and effective. They should tune out the disinformation and go ahead and come to a hospital like the Dow University of Health Sciences where we are here today and go ahead and get vaccinated. So when you say like that you have provided 25 million vaccines roughly, and I'm really surprised to know that this is the largest vaccine donation from United States of America to any other country. That's what you said, right? That's right. So is there any plan to send more vaccines? I would absolutely anticipate additional vaccine doses to come here to Pakistan. President Biden has committed to donating worldwide
1.1 billion vaccines to the world by the end of 2023. And so I would anticipate vaccines coming from the American people to many, many countries in the world. And there's one calculus really that determines where we send the most vaccine. That's population size, and obviously, as you noted, Pakistan has a very, very large population, and the ability of that country to effectively manage, maintain, and administer those vaccines. And I'm proud to say that here in Pakistan, the health professionals have done a fantastic job making sure that each and every vaccine that we donate here to Pakistan ends up in the arm of someone that needs it. Okay, so of course we know that in the current scenario, vaccines are the most effective thing to control coronavirus, but of course there are certain other measures as well. So if I may ask you that vaccines are the only thing United States of America is doing for controlling coronavirus, or there are some other things as well? Not at all. And obviously vaccines are critically important now. Yeah. And I'm fortunate enough that my arrival coincided with a large number of increased vaccine donations. But since the start of the pandemic, well before we had a really good, safe, viable vaccine, the United States has provided more than $63 million in public health assistance to the fight against COVID. This has included large numbers of critical personal protective equipment for our healthcare providers and frontline workers, over 1 million N95 masks, approximately 96,000 surgical masks, large numbers of pulse oximeters, over 1,200, so that we can test the oxygen levels in the blood of victims of COVID, large numbers, over 1 million, I believe, of rapid diagnostic tests. Obviously, testing is critically important to find out where the COVID is, where it needs to be fought. Additionally, some 200 ventilators have been provided to 64 hospitals across Pakistan, and we've trained about 600 healthcare workers in the safe and effective operation of those ventilators. And perhaps most importantly, we've helped to establish and train over 155 mobile rapid response and disease surveillance teams. So these are the really critical frontline workers that are going out into the communities, trying to find where the vaccine is and where the health response needs to flex in cases where we see sort of a COVID hotspot, if you will. And look, this health assistance is part of a very long story of cooperation in the areas of public health with the US and Pakistan, and I'm very proud to be here today to talk about that with you. Great. And again, as you told about the vaccines, that in future there is a plan for more vaccine donations as well. So like in vaccines, there is also a plan that if required, more assistance would be provided by United States in the things other than vaccines as well? That's my expectation, and that's my hope. We know that we have an incredibly strong, incredibly effective partner here in Pakistan. We know that we have a population that is very, very large and definitely needs as much support as we can provide to it. And we're here to work with Pakistan together, because if one country in the world is dealing with the COVID pandemic, then there's a threat to every country. So we're here to stand with Pakistan to beat this pandemic here in the United States and anywhere it comes up. And in this regard, you are how much satisfied you are from the response on the government level and on the masses level? I'll tell you, the government here, Sindh government in particular, with whom I've had very close and collegial relations since I arrived, has been fantastic. You see, now I've been to 4 vaccine centers across Sindh. This is the 4th one I've been to since I arrived. And uniformly, you see incredibly dedicated frontline workers, extremely effective organization, a very good messaging campaign. We heard today from Sindh Health Minister, they're now changing some of their tactics. They're going out into communities. They're working to identify places where they know that the vaccine rates have been lower than some other communities and targeting vaccine efforts there. So there's been an incredibly effective, incredibly productive COVID response here, and it makes it really a pleasure and a real fortune to be able to work with them. And towards the end, because you have been into this, so if I ask you, what's the biggest challenge so far, and how can we deal with that? Your observation. Yeah, I think the biggest challenge worldwide, and this isn't unique to Pakistan, but certainly it's something we're facing here and something that I've discussed with the health minister, is vaccine hesitancy. Yeah. And so we're trying to do everything we can to bring out new voices. So you're taking on more different segments of the society, so that. That's right. We've partnered with actors, entertainers. We sat here today with leaders from the faith communities of Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, and Muslims, because we know that faith leaders can be an incredibly convincing voice to members of their communities to fight that hesitancy and get that vaccine.
That continues to be the biggest challenge. We have a ways to go, but we're going to keep at it. And it's working out? I certainly think so. Thank you so very much for your time. Thank you. Pleasure to be with you. Likewise. Thank you. So जनाब कौन से जनरल बता रहे हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान को वैक्सीन्स की डोनेशंस दी हैं और इस वक्त इस कोरोना की वबा से अगर लड़ना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। अब ज़रूर वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को ताकि इस वबा से आप खुद भी महफूज रह सकें, आपके चाहने वाले महफूज रह सकें, आपके बच्चे महफूज रह सकें, आपके माँ बाप महफूज रह सकें, आपका मुआशरा महफूज रह सके, ये मुल्क रहने के लिए एक बेहतर जगह हो, ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह हो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।